मैं ये कह रहा था कि भैया ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है सिर्फ 2 पॉइंट्स को छोड़ के। कौन कौन से 2 पॉइंट? एक तो x इक्वल टू 0 है और एक x इक्वल टू l है, ठीक है। इनको छोड़ के पूरी की पूरी स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकती है, सही कह रहा हूं? हाँ या ना? अब देखते जाओ। तो 0 पे और x इक्वल टू l पे नोड्स बनेंगे, देयरफॉर एम्पलीट्यूड विल बी 0 at x equal to 0 and x equal to l। तो एक तो x equal to 0 पे एम्पलीट्यूड 0 होगा और x equal to l पे एम्पलीट्यूड 0 होगा। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? देखते जाना। अच्छा 0 पे तो एम्पलीट्यूड 0 हमें पता चल रहा है, कैसे देखो? x को 0 पुट करो, sin 0 कितना? 0। सुबह सुबह चरस नहीं चाटनी क्लास के बाद करो तो 2-3 घंटे तक थोड़ा सुरूर रहता है, बट क्लास से पहले नहीं। हाँ तो x इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे भैया sin 0 कितना? तो भैया ये एम्पलीट्यूड 0 हो गया, यानी कि जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो वैलिड भी है। अगर मैं कह रहा हूं ना कि x इक्वल टू 0 पे नोड बनता है, एम्पलीट्यूड 0 होता है, तो चेक करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर दिया, y एम्पलीट्यूड 0 हो गया, मतलब यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब यहां पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। ठीक, 0 के लिए तो आसानी से प्रूव हो सकता है, पर l के लिए हम लोग लेके चलते हैं। सो देयरफॉर माइनस का 2a sin kl, ये क्या हुआ? ये हमारा एम्पलीट्यूड हो गया कितनी पोजीशन पे? L वाली पोजीशन पे, यानी कि दूसरे वाले एंड पे। तो कायदे से ये वाला एम्पलीट्यूड भी कितना होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। अब आपको पता है बाबू कि साइन की वैल्यू यहां पे अगर 0 तब हो सकती है जब sin kl शुड बी इक्वल टू साइन n पाई के बराबर हो। पता है या नहीं पता? तुम्हें पहले बताओ। नहीं पता? साइन में जो 0 वैल्यू आती है ना, तुम कहते हो कि 0 डिग्री पे आती है, मैं कहता हूं साइन में 0 वैल्यू हर पाई पे आती है। जैसे साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 10 पाई, सारे के सारे पाई जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो जहां पे n जो है दिस कुड बी 0 नहीं लूंगा फिलहाल, 1 से शुरू करूंगा, 1 2 3 सो ऑन। पल्ले बड़ी बात, चाप पुट करके देख लो। 1 पुट करोगे क्या बनेगा? साइन पाई 0। 2 पुट करोगे कितना? साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भी 0। 3 पुट करोगे साइन 3 पाई, साइन 3 पाई भी 0। अरे हाँ या ना? बल्कि काम तो तुमने करा हुआ यार, इंटरफेरेंस में भी तो पढ़ा था ऐसे, इसी साल तो पढ़ा था इंटरफेरेंस में, 12th के बोर्ड तो इसी साल दिए थे तुमने। तो भैया KL बराबर कितना हो गया? n पाई। k बराबर, अरे चाचा पर देखो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू n पाई। आज ये कुछ कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से लैम्डा आ गया आपका 2l अपॉन n। और ये लैम्डा किसका फॉर्मूला है? दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव। और यहां पे n जो है 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। चलिए इसे नोट करें, जोर से बोल। ए एम्पलीट्यूड नहीं है तो क्या है? ये तो सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड था, सिंगल वेव का। जो पहले वेव थी। अच्छा ये वेव। हाँ पढ़ो ना, चलो हो गया बच्चों। अच्छा अब ये जो पीछे वाला फॉर्मूला था हमारा, इसमें एक चीज पे गौर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ है वो कांस्टेंट नहीं है। हमें कैसे पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू जब तुम अलग अलग पुट करोगे तो वेवलेंथ अलग अलग आएंगी। आप समझ रहे हैं? n की वैल्यू जब आप अलग अलग पुट करोगे तो वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आएंगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये है कि इसी केस में, मतलब एक ही स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल स्टैंडिंग वेव पैदा हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई। 1 पुट करो तो लैम्डा कुछ और आएगा, 2 पुट करो लैम्डा कुछ और आएगा, 3 पुट करो लैम्डा कुछ और आएगा, which clearly indicate कि यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा तरह की स्टैंडिंग वेव बनती है। तो हम सारी नहीं पढ़ेंगे, हम स्टार्टिंग के बस 1 या 2 स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे और लास्ट में जनरल केस करके इसे कहानी खत्म करेंगे। वैसे कायदे से मुझे तुम्हें जनरल केस ही कराना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसी के ऊपर बनता है, लेकिन जनरल केस में डायरेक्टली कराऊंगा तो तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। जैसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल नोड क्या है,
इसके अलावा ओवरटोन क्या है, ये सारी चीजें में क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में मुझे 2-3 केस कराने पड़ेंगे, उसके बाद में तुम जनरल केस कराऊंगा। तो इसमें डालिए फर्स्ट पॉइंट या केस 1 जैसे भी आप लिखना चाहें। पर ध्यान रखना मैं यही वाला केस डिटेल में करा रहा हूँ, अगले जो 2 होंगे मेरे ऑर्गन पाइप वाले वो मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा इतना, ये मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ जैसे मैं क्लास 11 को करा रहा हूँ। केस 1 है फॉर n इक्वल टू 1, और इसका एक टेक्निकल नाम है, याद रखिएगा क्वेश्चन में कई बार आता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका एक टेक्निकल नाम है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन या फिर फर्स्ट नॉर्मल मोड। ये मोड है, ध्यान रखना, नोड अलग होता है, मोड अलग होता है। फर्स्ट नॉर्मल मोड का मतलब पहला तरीका वेव के प्रोड्यूस होने का। तो ध्यान दीजिए, इस केस में स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कितनी होगी, 12/1, तो λ1 बराबर कितना हो गया, 12, आया ना। अच्छा दूसरी बात, ये तो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ हो गई। अब फ्रीक्वेंसी यहां कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा ν1 = v/λ1। अरे होता है, ठीक है, और λ1 की जगह तुम्हारा क्या आ गया, 12। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं, सुन लीजिए, इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी असल में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी। मतलब जितनी भी तरह की स्टैंडिंग वेव बनेंगी उनमें जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं बाबू फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होता है अभी नहीं बताऊंगा, अगले वाले केस बताऊंगा हार्मोनिक क्या होता है। ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और फंडामेंटल का मतलब मैंने क्लियर कर दिया कि जितनी भी स्टैंडिंग वेव यहां पे बनती हैं या बन सकती हैं उनमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसे फंडामेंटल बोलते हैं। यानी कि ये सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है जो यहां पैदा हो सकती है, इससे कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, और इसी का दूसरा नाम है फर्स्ट हार्मोनिक। पढ़ाने आता हूं बस। भाई देख रहे तुमने, ठीक है, इधर देखो। अब इस केस में, पहले केस में स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होती है, इस केस में स्टैंडिंग वेव किस प्रकार से फॉर्म होती है देखिएगा। देखो जी, ये तुम्हारे फिक्स सपोर्ट्स हो गए। इस केस में स्टैंडिंग वेव कुछ इस प्रकार से बनती है, एक वेव ये जाते हुए और एक वेव ये आते हुए। तो इस प्रकार से बनती है आपकी स्टैंडिंग वेव। अब यहां पे गिन के बताओ, यहां पे तुम्हें कितने नोड दिख रहे हैं, कहां पे दिख रहे हैं नोड, एक यहां पे और एक इधर दिख रहा है नोड। और एंटी नोड कितने दिख रहे हैं, एंटी नोड 2 कहां दिख रहा है, एक ही तो है। एंटी नोड ध्यान रखना हमेशा नोड्स के बीच में होता है, 2 नोड के बिल्कुल मिडल में एंटी नोड होता है और 2 एंटी नोड के बिल्कुल मिडल में नोड होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको भी लिख लेते हैं कि नोड्स यहां पे कितने हैं, नोड्स है यहाँ पे 2, कहां पे, एक 0 पे और एक L पे, एक 0 पे है और एक L पे है। और एंटी नोड कितने हैं, एक है। जो एंटी नोड होता है वो हमेशा नोड्स के बीच में होता है, ठीक है जी। तो कहां पे होगा बताओ, अबे सेंटर मतलब डिस्टेंस होता होगा कुछ L/2, इस तरह से बनती है पहले केस में। याद आया कुछ 11 में करा था सर। अब सोचो अगर तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 11 में छुड़वा दिया तो कैसे टीचर पे पढ़ता था। अबे कैसे तो पढ़ा होगा, ऑनलाइन ओनली कुछ तो पढ़ा होगा, ऑनलाइन नहीं आता, ऑफलाइन कौन करता है। बच्चे पास कैसे हो 11वीं। सेकेंड नॉर्मल मोड, मोड MODE मोड मतलब तरीका, जिस तरीके से स्टैंडिंग वेव बन रही है। मोड अलग है, नोड अलग है। अच्छा देखिए, बस कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा छोटे चेंजेस करने हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, जो लैम्डा की n की वैल्यू है वो तो हो जाएगी कितनी, 2।
तो लैम्डा 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका L के बराबर। अच्छा अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो भाई फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। न्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा, v बाय लैम्डा 2, और लैम्डा 2 बराबर कितना, L। क्या मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पहले बताओ बताओ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है? अरे हाँ या ना। अब अगर मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये जो v बाय 2L है ये क्या था, याद कीजिए, ये थी तुम्हारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, याद आया कुछ, ये थी तुम्हारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। तो न्यू 2 तुम्हारा बन जाएगा 2 न्यू 1, और इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड हार्मोनिक, इसको हम नाम देते हैं सेकेंड हार्मोनिक, या फिर इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट हार्मोनिक, सॉरी सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। अभी तक ध्यान रखिएगा, मैंने हार्मोनिक और ओवरटोन का मतलब तुम्हें नहीं समझाया है। ये है सेकेंड हार्मोनिक या फिर कहलाते हैं फर्स्ट ओवरटोन। और इस केस में जो स्टैंडिंग वेव है वो लगभग कुछ इस प्रकार की बनती है। लगभग कुछ इस प्रकार की स्टैंडिंग वेव बनती है। एक वेव जाती हुई होगी, एक वेव आती हुई होगी। नोड अब की बार कितने बनेंगे, नोड अब की बार बनेंगे 3, दो तो दो किनारे किनारे में बनेंगे ही बनेंगे, और एक नोड बनेगा बिल्कुल बीचों बीच। और एंटी नोड कितने बनेंगे तुम्हारे पास, ये 2 बनेंगे। ध्यान रखना, 2 नोड के बिल्कुल बीचों बीच एंटी नोड बनता है, 2 नोड के बिल्कुल बीचों बीच एंटी नोड बनता है। तो अब की बार नोड की संख्या और एंटी नोड की संख्या कितनी रहेगी, देखते जाओ। नोड हो गए तुम्हारे 3, कहां कहां पे, एक तो x इक्वल टू 0 पे हो गया, एक बिल्कुल बीच हो गया यानी L/2, और तीसरा कहां पे हो गया L। एंटी नोड हो गए 2, कहां कहां पे, हाँ 2 नोड के बीच में होंगे, मतलब 0 और L/2 के बीच में, मतलब कहां पे L/4, और तीसरा दूसरा वाला कहां पे होगा 3L/4। वैसे पोजीशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने फिर भी लिखवा दी है पोजीशन। नंबर यहां मैटर करता है, पोजीशन मैटर नहीं करती ज्यादा। बस एक तीसरा केस करके इसमें जनरल केस करेंगे, और जितना डिटेल में ध्यान रखना, मैंने ये कराया, मैं अगले 2 नहीं कराऊंगा। अगले तो इतना डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि तुमने 11 में पढ़ा नहीं है, सिर्फ सर के बस निकलता है। हो गया बच्चों, केस 3 लिखिए, जल्दी करो यार, प्लीज पहले। अरे हो गया, केस 3 लिखिए, थर्ड नॉर्मल मोड, थर्ड नॉर्मल मोड। चलिए अपना आप ट्राई कीजिए जरा। पहले यहां पे जरा मेरे को लैम्डा 3 बताइए कितना आएगा, सबसे पहले बताइए लैम्डा 3 कितना आएगा। हाँ जी 2L/3। देखिए ध्यान से,
ये आ गया आपका लैम्डा 3 आ गया 12/3, सबका यही आया बेटा। अब μ3 जब निकालोगे तो v बाय लैम्डा 3 यानी कि कितना v अपॉन 12/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, v बाय 12। अब बताओ ये क्या बना, μ3 इज इक्वल टू कितना 3 ν1। अब पिछली बार 2 से मल्टीप्लाई होता तो हमने नाम क्या कर दिया था इसका, सेकंड हार्मोनिक। अब 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या नाम रख देंगे, थर्ड हार्मोनिक। तो यहां से आपको एक लमसम आइडिया मिल गया होगा कि हार्मोनिक क्या चीज है। हार्मोनिक असल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल को बोलते हैं, समझ रहे हैं आप। हार्मोनिक जो है वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल होती हैं। जैसे इससे पिछले वाली जो थी वो 2 मल्टीपल थी, सेकंड मल्टीपल थी, तो सेकंड हार्मोनिक। ये कौन सा मल्टीपल है, थर्ड मल्टीपल है, तो ये थर्ड हार्मोनिक। ऐसे जगह फोर्थ मल्टीपल होगी तो चौथा हार्मोनिक, फिफ्थ मल्टीपल होगी तो फिफ्थ हार्मोनिक। बात समझ में आ गई। तो हार्मोनिक क्या है इसको मैं अलग से लिखवाना चाहूंगा तो लिखवा दूंगा मैं। इसको कहते हैं हार्मोनिक। हार्मोनिक तो तुम्हें क्लियर हो गई, लेकिन सवाल ये है ओवरटोन क्या है। ओवरटोन असल में उन फ्रीक्वेंसीज को कहा जाता है जो फंडामेंटल को छोड़ के बाकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। यानी कि जैसे इस केस में देखिए, पहला वाला केस था जो फंडामेंटल वाला, क्या मैंने उसमें ओवरटोन लिखी थी, कोई नहीं लिखी थी। ओवरटोन हमेशा फंडामेंटल के बाद गिनी जाती है। तो फंडामेंटल के बाद जो पहला केस था, मतलब पिछला वाला पहला केस था फर्स्ट ओवरटोन, ये फंडामेंटल के बाद कौन सा केस है, ये फंडामेंटल के बाद दूसरा केस है, तो मतलब सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जो तीसरा केस होगा वो तीसरी ओवरटोन। तो ओवरटोन ऐसे गिनी जाती है सीधी सीधी कि फंडामेंटल के बाद कौन सा नंबर है, पहला नंबर है फंडामेंटल के बाद तो फर्स्ट ओवरटोन, दूसरा नंबर है सेकंड ओवरटोन, तीसरा नंबर है थर्ड ओवरटोन। और हार्मोनिक गिनी जाती है मल्टीपल से कि कौन सा मल्टीपल है। बात समझ में आ गई, पक्की बात है। अच्छा डायग्राम देखिए जरा कैसा बनेगा। डायग्राम प्लीज, हमारी डायग्राम कैसे बनेगा। अब की बात वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। फर्स्ट मोड में जो डायग्राम बना था उसमें कितने पूरे लूप थे, और दूसरे वाले में, अब ये कौन सा मोड है तो इसमें कितने लूप होंगे, समझे। इसमें होंगे टोटल 3 लूप, 1 2 3, 1 2 3, ये बनेंगे 3 लूप की स्टैंडिंग वेव। बाकी आप समझदार हैं। नोड और एंटी नोड गिनने के लिए नोड गिन के बताओ कितने, नोड गिनो कितने हैं, 4 नोड है। एंटी नोड कितने हैं, एंटी नोड है 3। जरा पोजीशन बताओ मेरे को इनकी पोजीशन, मतलब आराम से लिख लो, अभी हमें बताओ। इनकी पोजीशन बताना कि नोड कहां कहां है, एंटी नोड कहां कहां है। हाँ भाई, तो तुम मुझे आंसर बता रहे थे कहां रुक गए, बताओ नोड कहां कहां पे मौजूद है। डिस्टेंस बताओ नोड के जरा, 0 पे, 0 पे और L/3, 2L/3 और L, यहां पे नोड, ठीक है जी। और एंटी नोड होंगे इनके बिल्कुल बीच में, मतलब कहां पे, 0L/3 का बीच देखो L/6, L/3 2L/3 का बीच देखो L/2, और इन दोनों का बीच वाला देखो पॉइंट 5L/6। वैसे इनको कैलकुलेट करने का एक आसान तरीका भी और बता सकता हूं तुम्हें, पानी बताओ, ध्यान दे दो, बताओ आसान है, सुनो कैसे। जो नोड है, नोड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ की टर्म में बताओ, है ना। तो इधर देखो, नोड से नोड λ/2 है, तो पहला नोड तो 0 पे है, दूसरा वाला कितने पे होगा, अगला वाला और λ/2 आ गया, यानी कितना, अगला वाला और λ/2 आ गया, यानी कितना। अब देखो तुमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी 12/3, इसमें पुट कर दो, क्या आएगा 12/3, आप पुट करो L/3,
12/3 यहाँ पुट करो, 12/3 यहाँ 12/3 पुट करो, L चेक करो आंसर सही है कि नहीं है? अच्छा ऐसे ही नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस कितना होता है? λ/4। अब एंटी नोड से एंटी नोड आगे कितना होता है? तो λ/4 में λ/2 ऐड करो, 3λ/4। तुम समझे मेरी बात कैसा है ये? अरे हाँ या ना भाई, ये तो λ/4 पे हो गया ना, ये तो λ/4 पे होगा। अगला वाला λ/2 आगे होता है, तो जब λ/2 आगे चलेंगे तो कितना बन जाएगा? 3λ/4। ऐड करके देखना आएगा, समझ में आएगा। फिर उसके अगले वाला और λ/2 आगे होता है तो कितने में चला जाएगा? 5λ/4। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, ये 12/3 तो ये आएगा हमारा L/6, L/2, 5L/6 करके देखो। ये होता है आसान तरीका, क्योंकि स्टार्टिंग में तो निकल जाएगी, जब दो नोड है या तीन नोड है तो आसानी से निकल जाएगा। पर अब जब 10 नोड आएंगे, 15 नोड आएंगे, कैसे निकालोगे? तब नहीं निकाल सकते ऐसे सीधे से डायग्राम देख के, तब आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। लेकिन वो अच्छी बात है कि हम उतने बड़े लेवल तक जाना नहीं है। लिख लिया भाई? चले अब आइए जनरल केस में, जिसके लिए सारा रायता फैलाया था। क्या हुआ? नोट नहीं करा था? अरे यार जल्दी करो। ठीक है जी, चलो इसको हटाने से नीट की डेट नहीं बढ़ जाएगी, इसको हटाने से तुम्हारा सिलेबस एकदम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, करना तो अपना पड़ेगा ना, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो जनरल केस बात है। हाँ जी, अब इतना तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि जनरल केस में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। जनरल केस में वेवलेंथ आपके पास डायरेक्ट होगी 12/n, क्योंकि n की मैं कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं। फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास होगी v/λn। v/λn का मतलब हो गया v/12/n। n बाबू चला गया ऊपर, ये क्या बचा? v/12। अब तो बता दो v/12 क्या होता है? ν1 मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल का n टाइम्स है, तो इसे कौन सी हार्मोनिक लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा nth हार्मोनिक। समझ लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई दूसरी हार्मोनिक, 3 से मल्टीप्लाई तीसरी हार्मोनिक, अब ये n से मल्टीप्लाई तो ये nth हार्मोनिक। अच्छा ओवरटोन कैसे गिनते थे? सुनो, ये n-1 होगी। कैसे? तुमने आइडिया भी नहीं लगाया। दूसरी हार्मोनिक पहली ओवरटोन थी, तीसरी हार्मोनिक दूसरी ओवरटोन थी, चौथी हार्मोनिक होती वो तीसरी ओवरटोन होती। ये nth हार्मोनिक है, ये कौन सी ओवरटोन है? n-1 है। ये है n-1th ओवरटोन। ओवरटोन नाम से भी कई बार न्यूमेरिकल आता है, ध्यान रखना। अच्छा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आपके पास डायग्राम में हमें पता ही नहीं लूप कितने बनेंगे, तो डायग्राम नहीं बनाऊंगा, लेकिन डायरेक्टली लिखूंगा कितने नोड कितने एंटी नोड। जरा बताओ इसमें नोड्स कितने होने चाहिए और एंटी नोड्स कितने होने चाहिए? पहले वाले में नोड कितने थे? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में 2 थे, सेकंड में 3, थर्ड में कितने थे? n में कितने होंगे? n+1। हर केस में एंटी नोड नोड से एक कम था। मेरे को मत देखो, पन्ना पलट के देखो, मेरे को क्यों देख रहे हो भाई? मैं तो रोज ऐसे दिखूंगा। हर केस में जो एंटी नोड था वो नोड से एक कम था। इस केस में भी होगा। कितने एंटी नोड होंगे? n। बस जब ये गाने समझ जाओगे ना पूरा टॉपिक समझ। इसलिए 3 केस कराए थे, क्योंकि अगर डायरेक्टली ये लिखा था तो कुछ पढ़ लेना पड़ता, इसलिए 3 केस मजबूरी में कराए। ठीक है भाई? अच्छा अलग से डेफिनेशन लिखवानी है कि हार्मोनिक क्या है और ओवरटोन क्या है? लिखवानी है? चलो लिख लो, जिसको लिखने लिख लो, स्टार पॉइंट बना के कि हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है। हार्मोनिक लिखिए these are the frequencies
having, sorry, these are the frequencies in having of the book, which are integral multiple of, which are integral multiple of fundamental frequency, fundamental frequency. ओवरटोन में लिखना, ओवरटोन में लिखना, frequencies produced by stretched string other than fundamental frequency, other than fundamental frequency. लिख लिया भाई? चलो जी, चलो पहले एक काम करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा लमसम आइडिया मिल जाएगा, तो फिर मेरे लिए ऑर्गन टाइप पढ़ाना आसान होगा। अच्छा वैसे तुमसे पूछ रहा हूँ, गिटार बजाना आता है किसी को? गिटार आता है? गिटार प्रॉपरली गिटार, वो इंस्टाग्राम की फोटो के लिए नहीं। चलो कोई नहीं, गिटार या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब आप प्ले करोगे जिसमें वायर या स्ट्रिंग्स कनेक्टेड होती हैं, आपको पता होगा कि वायर को टाइट करके, वायर की टेंशन को चेंज करके उसकी आवाज को चेंज किया जा सकता है। अब ये कैसे होता है, इसके पीछे ही कहानी समझो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? V/2L। V जो होती है, एक मिनट, जो यहाँ पे V होता है, ये होता है तुम्हारा स्पीड ऑफ वेव, जिसका फॉर्मूला बकायदा हमने लिखा था, आपको याद होगा, √T/m, याद है? तो टेंशन चेंज करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस तरह से टेंशन को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा सकता है। दूसरा, तुमने एक जगह देखा होगा कि जो प्रोफेशनल गिटार प्लेयर होते हैं, वो सिर्फ उंगलियों से ऐसे वायर को ऐसे प्लग नहीं करते रहते, उनके दूसरा हाथ भी चलता रहता है कि कहीं पे वो वायर को प्रेस करते हैं और उंगलियां चलती रहती हैं। ठीक है, हम तो करेंगे, हम तो अपनी उंगलियां उलझा लेंगे उसमें तार में, पर वो क्या होता है, सुनो, वायर को जहां पर भी फिंगर रखी जाती है, वायर पे जहां पे भी उंगली रखी जाती है, वहां पे बन जाता है नोड। क्या बनता है वहां पे? और जहां प्लग किया जाता है वहां बनता है एंटी नोड। तो भाई साहब, अगर मान लो ये वायर को बिल्कुल बीच से प्लग करेगा, तो बीच में बनेगा एंटी नोड, वायर इस तरह से वाइब्रेट करेगी, यानी कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन? फर्स्ट मोड। फर्स्ट मोड में फ्रीक्वेंसी आपको पता है कुछ अलग होती है। अब इसको कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी लानी हो तो क्या करेगा? अपनी फिंगर को अंदर की तरफ दबाएगा, मान लो यहां दबा देगा, तो यहां पे बन जाएगा नोड, और फिर ऐसा बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा? एंटी नोड। फिर ये कोई सी भी मोड बन सकती है, चाहे सेकंड बन जाए, थर्ड बन जाए, फोर्थ बन जाए, मतलब डिपेंडिंग ऑन ये वायर की लेंथ कितनी है बाकी बची वायर की। तो इस तरह से वो अपने दूसरे हाथ को मूव करवा के वायर की इफेक्टिव लेंथ को चेंज करता है। इफेक्टिव लेंथ मतलब जहां पे भी वो फिंगर रख देगा ना, वहां पे नोड बन जाएगा, और उसके आगे की वायर वाइब्रेट नहीं करेगी, बस वहीं तक की वायर वाइब्रेट करेगी, और वायर की लेंथ अगर चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। भाई समझ में आई? इतना आसान नहीं होता कि बस उंगलियां चलाते जाओ आवाज बन जाएगी। ठीक है, पूरी साइंस है उसके पीछे। बात समझ में आई? चलो अब आ जाओ क्वेश्चन। ये पॉइंट लिखवाना है कि जहां पे प्रेस कर दिया जाता है वहां पे नोड बनता है, जहां प्लग किया जाता है वहां एंटी नोड बनता है। नहीं पक्का? चलो फिर क्वेश्चन लिखो, छोड़ो। ठीक है, सबसे आसान है, बस शुरू करते हैं। देखो, इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग of length 50 centimeter, of length 50 centimeter, the speed of wave
the speed of wave in string is 160 meter per second. 160 meter per second. Calculate पहला पार्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट पहला पार्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सेकंड पार्ट फर्स्ट थ्री हार्मोनिक्स. और तीसरा पार्ट है थर्ड ओवरटोन. चलिए आसान है. हाँ जी, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए. आपको जो कॉलम की लेंथ वायर की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 50 सेंटीमीटर. 50 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.5 मीटर. और स्पीड जो दे रखी है वेव की वो दे रखी है स्ट्रिंग में 160 मीटर पर सेकंड. तो हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं. जैसे सबसे पहली बात पूछी गई है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो बाबू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ. V/12 होता है. अब V हो गई तुम्हारी 160, L क्या हो गया 0.5 हो गया. सॉल्व करेंगे न्यूटन कितना आ गया 160/1. तो 160 हर्ट्ज ही हो गया. 160 हर्ट्ज होगी फंडामेंटल. बस वो सारा खेल इसका है. एक बार फंडामेंटल निकल जाए ना फिर तुम चाहे कुछ भी निकलवाओ. क्या बोला उसने फिर अगला काम फर्स्ट थ्री हार्मोनिक्स. पहली तीन हार्मोनिक का मतलब है न्यू1 न्यू2 न्यू3. न्यू1 तो आपको पता ही है सीधे सीधा क्या है 160. न्यू2 आपको पता है क्या होता है 2 न्यू1 और न्यू3 क्या होता है 3 न्यू1. कर लो कैलकुलेट करते रहना. तीसरे पार्ट में क्या बोला उसने. अब देखो थर्ड ओटी मतलब ओवरटोन. थर्ड ओटी मतलब फोर्थ हार्मोनिक. सेकंड नहीं, थर्ड ओटी यानी कि फोर्थ हार्मोनिक. और फोर्थ हार्मोनिक यानी 4 न्यू1. हार्मोनिक एक बड़ी होती है ध्यान रखना. इस केस में हार्मोनिक एक बड़ी होती होगी. ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ध्यान रखना. और इतना बेसिक है कि इतना बेसिक नहीं आता. लिखिए आंसर बता दो. वैसे क्या आया 320 480. ये पहली तीन हार्मोनिक हो गई. और तीसरी ओटी कितनी आई 640 हर्ट्ज. सही आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग of a musical instrument is 90 centimeter. Musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 hertz. Fundamental frequency of 120 hertz. Where should it be pressed? To produce
fundamental frequency of 180 hertz. Fundamental frequency of 180 hertz. पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। 90 सेंटीमीटर लंबी एक स्ट्रिंग है और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 120 है। उसने हमसे पूछा है कि इस वायर को कहां पे प्रेस किया जाए ताकि अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हो जाए। अच्छा, हमने पढ़ा था कि भाई वायर को कहीं भी प्रेस किया जाता है तो जो लेंथ है वो फिर वहीं तक की ली जाती है, लेंथ से उसी पॉइंट तक की ली जाती है क्योंकि वहां पे नोड बन जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगली बार इफेक्टिव लेंथ चेंज हो गई। तो पहली बार जब लेंथ L1, पहली बार जब लेंथ कितनी थी 90, तब फ्रीक्वेंसी थी 120। अगली बार आपको बताना है लेंथ कितनी होगी, मतलब जितनी लेंथ होगी उसे वहीं उसी पॉइंट पे जो है फिंगर रखनी पड़ेगी अपनी, कि फ्रीक्वेंसी हो जाए 180। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? V/2L होता है। ν1/ν2 अगर करेंगे तो V/2L1 अपॉन V/2L2 होगा, क्योंकि साउंड की स्पीड तो सेम ही रहेगी। V से V चला गया, 2 से 2 चला गया, क्या बचा ये? ν1/ν2 इक्वल टू L2/L1। चलो वैल्यूज पुट करो, मुझे बताओ L2 कितना आया। और ये नीट का क्वेश्चन था। लिखिए, इफ n1 छोटा है, स्मॉल है, इफ n1 n2 and n3, if n1 n2 and n3 are fundamental frequencies, of three segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n, small n of the string is given by